हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा। और अपना चैप्टर 8 जो था उसकी थ्योरी पोर्शन अपन ने सारा कंप्लीट कर लिया था। आज बात करेंगे चैप्टर 8 के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स 1 बाय 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, फिगर 8.14 शोज ए कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स। 2 सर्कुलर प्लेट्स की कैपेसिटर, यानी कि कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं कोई सर्कुलर कैपेसिटर है। जैसे अपन बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, वैसे यदि स्फेरिकल या सर्कुलर होगा तो सर्कुलर कैपेसिटर हो जाएगा। 2 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। इनकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाई 5 मिलीमीटर। जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 5 मिलीमीटर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 5 मिलीमीटर। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाई एन एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से अपने किस कैपेसिटर को चार्ज किया। ठीक है, द चार्जिंग करंट इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 0.15 एम्पियर। जो चार्जिंग करंट थी उसकी वैल्यू दे रखी है 0.15 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सबसे पहले तो अपन को निकालना ये है, इसमें नंबर ए पूछा गया है कि कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट तो कितना हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया कितना हो जाएगा, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, पाई और आर कितना है 12 सेंटीमीटर यानी कि 0.12 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.12 का स्क्वायर डिवाइड बाई डी। डी कितना है 5 मिलीमीटर यानी कि 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो यहाँ से तो अपने पास में कैपेसिटेंस आ जाएगी, जो भी आएगी वो कैलकुलेशन कर लेना। फिर ये पूछा गया है, वैसे इसके आंसर में लिख दूँ 80.1। आंसर में बता देता हूँ कितना आएगा, 80.1 पिको फेरड। ठीक है, 80.1 पिको फेरड ये आएगा। फिर ये बोला गया है चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि डीवी बाई डी टी अपन से पूछा गया है। अपन से पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डीवी बाई डी टी। ठीक है, डीवी बाई डी टी की वैल्यू अपन से पूछी गई है। कैसे निकालेंगे वो चीज़ समझना। आई अपन को दे रखा है, अपने पास में एक फॉर्मूला हुआ करता है Q = CV होता है। यदि मैं दोनों का डिफरेंशिएशन कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो C तो कांस्टेंट रहता है, वो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा डी बाई डी टी। और dQ बाई डी टी क्या होता है I, और ये हो जाएगा C dV अपॉन डी टी। अपन को निकालना है dV बाई डी टी, तो dV बाई डी टी क्या हो जाएगा I अपॉन C। ठीक है, I की वैल्यू अपन को दे रखी है, C की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। तो यहाँ से देख लो dV बाई डी टी जो होगा I तो कितना आया है 0.15 और C कितना आया है 80.1 पिको फेरड यानी कि 80.1 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये क्या आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड इसमें पूछा गया ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अपन को ये बोलती है कि जितनी कंडक्शन करंट होती है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो कंडक्शन करंट कितनी है 0.15, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी 0.15 एम्पियर। ठीक है, ये इसका बी पार्ट अपन से पूछा गया था। नेक्स्ट अपन से इसका सी पार्ट पूछा गया है। सी पार्ट पूछा गया इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। क्या दोनों प्लेटों के बीच में जो अपने पास में किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है वो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो सब जगह ही वैलिड है। किरचॉफ्स लॉ तो ऐसी ऐसी जगह वैलिड होता है जहाँ कुछ भी काम नहीं करता, वहाँ अपन बोलते हैं वहाँ पे किरचॉफ लॉ जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी का वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, रीड करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोर्ड पे लिखा गया है और उसको पढ़ो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो उसको और देख लेते हैं क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास में है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स। ठीक है, कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन लग रहा है कि सर्कुलर प्लेट से कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना हुआ है ये वाला। ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस दे रखी है वो अपन को दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हैज़ ए कैपेसिटेंस C = 100 पिको फेरड। कैपेसिटेंस जो है वो अपने पास में है 100 पिको फेरड। इनकी कैपेसिटेंस अपन को दे रखी है। ठीक है, द कैपेसिटर कनेक्टेड टू 230 वोल्ट AC सप्लाई। वेरी गुड। अब अपन ने इसको AC सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है इस तरह से। ठीक है, और AC सप्लाई अपन को दे रखी है 230 वोल्ट। कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो अपन बोलते हैं RMS वैल्यू दे रखी है 230 विद ए एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ 300 रेडियन पर सेकेंड।
इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 300 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्या क्या पूछा गया वो देखना। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट, करंट की आरएमएस वैल्यू पूछी गई है। प्योर सी सर्किट है, प्योर सी सर्किट होता है जो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आई आर एम एस की बात करेंगे तो वी आर एम एस अपॉन एक्स सी होता है, और एक्स सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि हो जाएगा ओमेगा सी और वी आर एम एस हो जाएगा। और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ सी इंटू वी आर एम एस। ये अपने पास में फॉर्मूला आएगा आई आर एम एस का। 2 पाई ऐसे कैसे, फ्रिक्वेंसी कितनी है 300, ये 300 ठीक है, और C कितना है 100 पिकोफेरेड, यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻12, और VRMS कितना है 230, ठीक है, ये 230। तो ये अपने पास में IRMS की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद मैं आंसर बताता हूँ क्या आएगा। IRMS आएगा 6.9 माइक्रो एम्पियर, IRMS आ जाएगा 6.9 माइक्रो एम्पियर। ये तो IRMS आ गया। फिर अपन से पूछा गया इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ ये सही है, कंडक्शन करंट जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होती है, एकदम सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एकदम सही है। थर्ड, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अपन को यहाँ पे ये जो प्लेट है उसके एक्सिस से, यानी कि इसके मिड पॉइंट पर, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नॉट स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास में होता है आई आर एम एस मुझे दे रखा है, तो मैं क्या आई नॉट निकाल सकता हूँ √2 इंटू आई आर एम एस, तो √2 इंटू 6.9 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना। म्यू नॉट की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट होकर जाएगा अपने पास में 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई नॉट कितना आया है √2 इंटू 6.9 10⁻⁶, √2 इंटू 6.9 इंटू 10⁻⁶। स्मॉल आर जितनी डिस्टेंस में अपन को फाइंड आउट करना है, ये स्मॉल आर है, कितने डिस्टेंस में करना था 3 सेंटीमीटर पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 2 पाई, और कैपिटल आर इसकी रेडियस, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का मतलब 0.06। ठीक है, इसका स्क्वायर। इसको जब आगे सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे आएगा 1.63 इंटू 10⁻11, ये आ जाएगा 1.63 इंटू 10⁻11 टेस्ला। इसको सोल्व कर लेना, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर छोटा था पर क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोर्ड पे लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके सामने, अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसको रीड करो क्वेश्चन नंबर 3 को, और फिर अपन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और वो क्या पूछना चाह रहा है और उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकलेगा। ज़्यादा फॉर्मूले इस चैप्टर में है नहीं, अपन को सीधे सीधे फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, बस उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालने हैं, बाकी ज़्यादा फॉर्मूले इसके अंदर है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक्सरे की वेवलेंथ दे रखी है। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। तो इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी? सारी एम वेव्स है, तो सबकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट होती है यानी कि सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट से ही चलने वाली है, यानी कि सबके लिए स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू सेम रहेगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, जो वेव है वो चल रही है जेड डायरेक्शन में, ये मान लो एक्स, ये वाई और ये मान लो जेड, और वेव अपनी ऐसे चल रही है इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। What can you say about the direction of its electric and magnetic field vectors if the frequency of the wave is 30 MHz? What is its wavelength? पहले तो ये बताना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस किधर होगी। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, एक्स और वाई डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, यदि एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, एक्स में यदि मैग्नेटिक फील्ड है तो वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और जेड में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो जाएगी, क्योंकि अपन को पता है कि तीनों चीज़ें जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है,
फिर इसमें बोला गया है कि अपन को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 30 मेगाहर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 30 मेगाहर्ट्ज़, 30 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब 30 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़, और अपन से पूछी गई वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है c बाई एफ, सी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो c तो होता है 3 इंटू 10⁻8 क्योंकि वैक्यूम की बात कर रहे हैं, और डिवाइड बाई हो जाएगा 30 इंटू 10⁻6, कितना बचेगा ये 10 टाइम 10⁻7 10 बचेगा 10 मीटर। तो वेवलेंथ जो आएगी वो कितनी आ रही है अपने पास में 10 मीटर। क्लियर, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, उसको पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A radio can tune to any station in the 7.5 MHz to 12 MHz band. What is the corresponding wavelength band? एक रेडियो को अपन ट्यून कर सकते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज अपन को दे रखी है f1 तो 7.5 मेगाहर्ट्ज़ से लेके अपन इसको ट्यून कर सकते हैं 12 मेगाहर्ट्ज़ तक, 12 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो अपन से ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, तो वेवलेंथ का बैंड क्या होगा। तो अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला था लैम्डा इक्वल टू क्या होता है c अपॉन एफ, तो लैम्डा 1 निकालेंगे तो c बाई f1, c तो हो गया 3 इंटू 10⁻8 और f1 कितना हो गया 7.5 इंटू 10⁻6 मेगा में है। इसको चेंज करो, ये 300 और ये 10⁻6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 300 इंटू 10⁻6 अपॉन 7.5 इंटू 10⁻6, ये तो 6 से 6 कैंसिल, 300 बाई 7.5 कितना होगा 40, तो लैम्डा 1 तो आ जाएगा 40 मीटर। ऐसे लैम्डा 2 निकालेंगे तो क्या आएगा c बाई f2, c तो है वही 3 इंटू 10⁻8 और f2 कितना है 12 इंटू 10⁻6, वही देख लो 300 बाई 12, ये बचेगा कितनी बार जाएगा 2, ठीक है 605 25 मीटर। तो वेवलेंथ की जो रेंज आ रही है वो कितनी आ रही है 25 मीटर से लेके 40 मीटर तक। ये अपन से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है। अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ खास है नहीं क्योंकि चैप्टर ही रटने वाला है, कोई कंसेप्ट इसमें कोई ज़्यादा कुछ है ही नहीं। क्या कंसेप्ट लगाओगे, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं उसके ऊपर क्वेश्चन हैं, बाकी कुछ ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स ऑफ अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻9 हर्ट्ज। एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है 10⁻9 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। तो इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेटर से प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो जितनी इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेटर की, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव्स वो प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होनी है 10⁻9 हर्ट्ज ही रहनी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। The amplitude of the magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave is vacuum is B0 equals to, B0 की वैल्यू दे रखी है अपन को 510 नैनो टेस्ला, यानी कि 510 इंटू 10⁻9 टेस्ला, ठीक है। ये अपन को दे रखा है यहाँ पे। फिर अपन से पूछा गया व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो अपन को ये पता है कि E0 जो होता है वो होता है कितना, E0 होता है B0 अपॉन C। सही है क्या, सही लिखा है E0 इक्वल्स टू B0 बाई C। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, फॉर्मूला ही होता था B इक्वल्स टू E अपॉन B, ठीक है। तो उल्टा हो गया, तो E0 क्या हो जाएगा, E0 अपने पास में हो जाएगा C इंटू B0, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना। E0 C तो कितना होगा 3 इंटू 10⁻8 और B0 कितना होगा 510 इंटू 10⁻9, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करना है और वो आंसर किस में आ जाएगा वोल्ट पर मीटर में, ठीक है। हो जाएगा 1 0 से 0 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, 3 इंटू 51 कितना होगा 153 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये अपने पास में आएगा 153 वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन नंबर था 7 सॉरी। लास्ट आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद में बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो कल डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन और देख लो क्या है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है 120 न्यूटन पर कूलम।
एंड दैट इट्स फ्रिक्वेंसी इज़ 50 मेगाहर्ट्ज़, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि 50 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़, ये अपन को फ्रिक्वेंसी दे रखी है। डिटरमाइन एक तो बी नोट निकालना है, तो अभी अपन ने निकाला था वी सी इक्वल टू क्या होता है ई नोट अपॉन बी नोट, तो बी नोट क्या हो जाएगा ई नोट अपॉन सी, तो बी नोट इक्वल टू ई नोट तो कितना है 120 और सी कितना है 3 इंटू 10⁸। यहाँ से तो बी नोट आएगा टेस्ला में आ जाएगा, पूरा करना चाहो तो पूरा कर लो। बी नोट कितना आ जाएगा 4 टाइम जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ये तो बी नोट आ गया। सेकंड अपन से पूछा गया कि ओमेगा कितना होगा, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी दे ही रखी है, ये तो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है। सेकंड अपन से पूछा गया कि ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा होता है 2πf, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π और f की वैल्यू दे रखी है 50 इंटू 10⁻6, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 100, यानी कि पाई इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ जाएगा। थर्ड अपन से पूछा गया है के और लैम्डा, तो पहले लैम्डा निकाल लेते हैं क्या होगा। लैम्डा जो होता है वो क्या होता है c/f, यानी कि 3 इंटू 10⁸ और f कितना है 50 इंटू 10⁻6, 50 इंटू 10⁻6, ये जाएगा 300/50, यानी कितना हो गया 6, तो लैम्डा अपने पास में आएगा 6 मीटर। फिर अपन से पूछा गया के कितना होगा, तो के का फॉर्मूला होता है 2π/λ, यानी कि 2π/6, यानी कि π/3, ठीक है, ये के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर इसमें एक पार्ट और पूछा गया फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी, ई और बी के लिए एक्सप्रेशन बताने हैं, ठीक है। ई के लिए एक्सप्रेशन क्या होंगे, तो मान लेते हैं कि जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कैसे होंगे वाई डायरेक्शन में, तो अपन बोलेंगे यहाँ पे इक्वेशन ये बनती थी अपने पास में E इक्वल्स टू ई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये कब बनती थी, जब वेव एक्स डायरेक्शन में चल रही है पॉजिटिव एक्स में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो वैल्यू पुट कर दो E इक्वल्स टू ई नॉट कितना आया था अपने पास 120, क्वेश्चन में दे रखा है 120 साइन k की वैल्यू कितनी आई है π/3, तो k की वैल्यू हो जाएगी π/3x माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है पाई इंटू 10⁸, पाई इंटू 10⁸, और साथ में क्या आ जाएगा t, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर अपन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तो b इक्वल्स टू फॉर्मूला वही बनता है b नॉट साइन वही kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। तो b नॉट की वैल्यू कितनी है, b नॉट की वैल्यू आई है 4 इंटू 10⁻⁷ साइन, k की वैल्यू वही है कितनी π/3, तो π/3x माइनस ओमेगा वही है पाई इंटू 10⁸t, ये अपने पास में b की इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो ये दो इक्वेशन अपन से पूछी गई थी कि e और b की इक्वेशन क्या होगी। फिर e को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो e वेक्टर तो क्या हो जाएगा ये j कैप में, और b वेक्टर क्या हो जाएगा ये k कैप के अंदर, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मजे करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।